नैना अब पहले वाली नैना नहीं थी। शायद राजीव के प्यार और सीवी के साथ ने उसका पूरा जीवन बदल दिया था। अगर जब तक जीवन है तब तक संघर्ष तो रहेगा ही। नैना की नौकरी ठीक चल रही थी। उसके ऑफिस में उसके अधिकारी नैना से कुछ ज्यादा ही बेरुखी से बर्ताव करते थे। जहाँ एक और हर कोई नैना की खूबसूरती का दीवाना था, वहीं उन्हें नैना की अच्छाई भी बुरी लगती थी। पर नैना हमेशा सबका बहुत सम्मान करती थी। वहीं उसके उच्च अधिकारी नैना में ज्यादा दिलचस्पी लेते थे, मगर तमाम प्रयासों के बाद भी नैना को फुसलाने में सफल नहीं रहे। उन्हें लगता था कि नैना का फायदा अपने बिजनेस के लिए उठाया जा सकता है। अगर एक बार ये लड़की धंधे में उतर गई तो बहुत पैसा कमा सकते हैं हम, बस इसके कदम बहकने की देर है। उच्च अधिकारी ने नैना के बॉस से कहा था। तो बोले, सर छोड़िए उसे, मुसीबत की मारी है, किसी तरह जीवन बिता रही है। हमें बहुत सी लड़कियां मिल जाएंगी जो अपनी इच्छा से कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं। नैना के बॉस ने उस अधिकारी को समझाया। तो बोले, तुम समझ नहीं रहे हो, इस लड़की में आग है, आग। तुम क्यों नहीं कोशिश करते? मैं तुमसे बहुत जल्दी ये जो तुमसे सेट हो जाएगी। मैंने देखा वो तुम्हें बहुत सम्मान देती है। फिर हम उम्र भी हो तुम, और तुम भी जवान हो, वो भी जवान है। बस एक बार मुट्ठी में आ जाए। उच्च अधिकारी ने जो समझाया। वो बोले, नहीं सर, मैं ये नहीं कर सकता। वो बहुत सम्मान करती है मेरा, मैं उसकी भावनाओं के साथ नहीं खेल सकता। चलो, उच्च अधिकारी ने कहा, फिर मैं अपने तरीके से देखता हूँ, तुम नहीं तो कोई और ही सही। एक दिन नैना के पास वही उच्च अधिकारी का फोन आया और बोले, नैना तुम्हें मीटिंग के लिए आना, अभी ऑफिस के नीचे एक व्यक्ति आएगा, वो मेरे भाई के जैसे हैं, उनके साथ तुम चली आओ और मीटिंग अच्छे से करना। नैना ने कहा, जी सर कहकर नैना ने फोन रख दिया और उस व्यक्ति के साथ चली गई। वह बोला, सर हमें पुलिस लाइन जाना है ना? नैना ने उस व्यक्ति से पूछा। तो वह उसने जवाब दिया, जी मैडम। मगर वह कहने लगी, नैना यह रास्ता पुलिस लाइन को नहीं जाता, हम शायद गलत रास्ते पर आ गए हैं। वह बोला, नहीं हम सही रास्ते पर हैं, पहले मुझे मेरे फार्म हाउस जाना है और वहाँ थोड़ा काम है। उस व्यक्ति ने कहा। नैना चुपचाप बैठी रही। तभी उसने देखा कार शहर से बाहर नर्मदा नदी की तरफ जा रही है। नैना ने सख्ती से कहा, सर मैं आगे नहीं जाऊंगी, कार रोकिए। वह बोला, कार तो अब नहीं रुकेगी नैना मैडम, कार तो अब फार्म हाउस पर ही रुकेगी। पहले हम आपको समझाएंगे, फिर आप हमें अपना प्रोजेक्ट समझाना। उस व्यक्ति के इरादे अब साफ नजर आ रहे थे। नैना ने कहा, कार रोको वरना मैं अभी सर को फोन मिलाऊंगी। तो उस व्यक्ति ने कहा, तुम किसी को भी फोन मिलाओ, अब यहाँ कोई नहीं आने वाला, और जब तक कोई आएगा तब तक उससे पहले खुद तुम्हें पहुंचा दूंगा तुम्हारे ऑफिस। उस व्यक्ति ने हंसते हुए कहा। नैना घबरा गई, उसे पता था राजीव कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। दरअसल राजीव की आदत थी, जब भी नैना किसी के साथ मीटिंग के लिए जाती तो वह नैना को फ़ोन पर कॉल करके खुद को म्यूट कर देते थे, ताकि वो नैना की तरफ से सारी बातें सुन सकें और नैना को कोई परेशानी ना हो। इसलिए नैना 2 फ़ोन रखती थी। बस उसे चिंता इस बात की थी कि राजीव ने सारी बातें सुनी या नहीं। तभी नर्मदा के किनारे सुनसान जगह पर कार रुकी और उस व्यक्ति ने नैना का हाथ पकड़ लिया। जैसे उसने नैना के साथ जबरदस्ती करनी चाहिए, नैना ने पूरी ताकत से उसे धक्का दे दिया और खुद को उससे आज़ाद करके कार के से निकलकर बाहर आ गई। जो व्यक्ति बाहर आ गया वो भी, और नैना भागने लगी। वो व्यक्ति भी नैना के पीछे थोड़ी दूर तक भागा, लेकिन फिर वो वापस अपनी कार लेने आ गया। नैना को अब बहुत डर लग रहा था। उसे पता था कि अगर मुख्य मार्ग पर वो भागती रही तो पकड़ी जाएगी, इसलिए वो छोटे छोटे टीलों वाले रास्ते पकड़कर उन पर दौड़ने लगी। अभी वो थोड़ा ही चली थी कि राजीव का फोन आ गया। राजीव बोला, नैना तुम मुख्य रास्ते पर आ जाओ, मुझे पहले से ही शक था कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, इसलिए एक ऑटो वाला मैंने तुम्हारे पीछे लगा दिया था, वो मुख्य मार्ग पर ही है। तो नैना कहने लगी, नहीं राजीव मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं जा सकती। नैना डर से कांपते हुए बोल रही थी। तभी भागते हुए नैना का पैर फिसला और वो गिर गई, उसकी चीख निकल गई। तभी पास की झाड़ियों से एक लड़का और एक लड़की निकले। शायद समाज के डर से इस तरह वो यहाँ मिलने आए थे। जो भी हो, नैना को देखकर तुरंत उनकी सहायता की। उन्होंने उसे उठाया और पानी पिलाया।
नैना ने सारी बात बताई। वो लड़का बाइक से आया था। उसने अपनी मित्र और नैना दोनों को बिठाया और निकल गया वहां से। उसने नैना को नज़दीकी बस स्टॉप पर छोड़ा, जहां नैना थोड़ी देर चुपचाप बैठी रही। नैना के पास कुछ भी नहीं था। पर्स कार में ही छूट गया था। बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। राजीव का कॉल बार बार आ रहा था। नैना ने फ़ोन उठाया और सारी स्थिति जो राजीव को बताई। राजीव ने नैना को वहीं इंतजार करने को कहकर ऑटो वाले से तुरंत नैना के पास पहुंचने के लिए कहा। ऑटो वाले ने नैना को वहां से लिया और घर छोड़ा। ऑटो से उतरते समय नैना ने पूछा कि वो राजीव को कैसे जानता है, तो उसने बताया जब राजीव जबलपुर आए थे तब बात हुई थी। तब राजीव उसे 5,000 रुपये भी देकर गए थे। नैना ऑफिस पहुंची। नैना को देखकर उसके बॉस समझ गए कि बात क्या है। नैना कहने लगी, सर मुझे आपसे बात करना है। वो बोले, नैना नीचे कॉफ़ी शॉप में चलो, मैं आता हूँ, कहकर वो अपना लैपटॉप ऑफ करने लगे। नैना ने रोते हुए उन्हें सारी बात बताई। वे बोले, मुझे पहले से पता था नैना कि तुम्हारे साथ ये सब होगा। तुम चली जाओ यहाँ से, छोड़ दो ये नौकरी। तुम अभी मेरे बॉस को नहीं जानती। उनका काम यही है लड़कियों को फंसाना और उनसे धंधा करवाना। चली जाओ यहाँ से नैना। तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो करने के लिए मुझे भी कहा गया था, पर मैंने मना कर दिया। तो नैना कहने लगी, आप ठीक कह रहे हैं। ये जॉब इतनी आसान नहीं जितना हम समझते हैं। जब भी किसी को पॉलिसी बेचने जाओ तो वो हमारा सौदा करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि हम भी बिकाऊ हैं। अक्सर मैंने महसूस किया है, लोग पॉलिसी समझने के बहाने होटल या रेस्टोरेंट में बुलाते हैं और फिर अपनी गंदी नीयत दिखाते हैं। शर्म नहीं आती इन्हें? इन्हें क्या लगता है कि हर औरत बिकाऊ है? नैना ने कहा। तो वो कहने लगे, नैना, इस क्षेत्र में अक्सर लड़कियों को इस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। कुछ समझौता कर लेती हैं और कुछ नहीं कर पाती। नैना घर वापस आ गई। उसने आकर सारी बात राजीव को बताई। राजीव को गुस्सा तो बहुत आया, मगर दूर रहकर वो कर भी क्या सकते थे। पर हाँ, दूसरी नौकरी देखना अब पहले से ज़्यादा शुरू कर दिया था। तभी एक दिन फ़ोन आया कि पंकज जबलपुर आ रहे हैं। पंकज आए और नैना की दीदी के घर पर रुके, क्योंकि नैना जहाँ रहती थी वहाँ किसी पुरुष का आना मना था। एक दिन रुके और वापस चले गए। उन्हें वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। नैना की दीदी के घर वालों ने समझाया भी और नौकरी का प्रस्ताव भी दिया ताकि नैना और पंकज फिर से खुश रहने लगे, मगर पंकज नहीं माने और कह दिया वो अपने शहर के अलावा कहीं नहीं रहना चाहते। यहाँ से पंकज और नैना का रिश्ता लगभग ख़त्म हो गया। ना नैना कभी कानपुर जाती थी और ना पंकज कभी जबलपुर आते। बस हाँ, जब भी पंकज ज़्यादा शराब पी लेते तो फ़ोन करके नैना को बहुत गालियाँ सुनाते थे। समय बीता और नैना की नौकरी एक विद्यालय में लग गई, मगर विद्यालय बनारस में था। सैलरी अच्छी थी और फिर राजीव नैना को वहाँ से निकालना चाहते थे। सीवी चाहती थी कि नैना कहीं और जाए, मगर नैना ने समझाया और परेशानी बताई तो सीवी राजी हो गई। स्टेशन पर सीवी और नैना की आंखें नम थीं। पूरा साल जो एक साथ बिताया था दोनों ने। फिर नैना बनारस आ गई। सब कुछ नया नया, शहर, नए लोग, नई नौकरी, पर धीरे धीरे सब अपना सा लगने लगा। नैना एक बार फिर गंगा मैया के पास आ गई। वहीं पर विद्यालय की तरफ से दिए हुए आवास में नैना ने राजीव के साथ मिलकर अपनी छोटी सी गृहस्थी बनाई। गैस चूल्हा, जरूरत के बर्तन और रहने के लिए जरूरी सामान जुटाया। इस तरह नैना की नई गृहस्थी बन गई। समय गुजरता गया। इसी बीच नैना के छोटे भाई की शादी हो गई। नैना गई शादी में, पंकज भी आए, पर एक बार फिर उन्होंने बहुत कलह फैलाया, जिसे लेकर घर में सभी परेशान हो गए। पंकज नशे की हालत में माहौल खराब करने लगे। नौबत यहाँ तक आ गई जब उनकी बदतमीजी बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उन्हें घर से निकाल दिया। बस यहीं से पंकज के सारे रिश्ते खत्म हो गए नैना के घर से। नैना भी वापस बनारस आ गई। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। 2 साल का समय बीत गया। इसी दौरान कभी राजीव बनारस आते नैना के पास, तो कभी नैना जाती राजीव के पास। जिंदगी अब बेहतर थी। जया की पढ़ाई ठीक चल रही थी। जया और राजीव के बीच एक प्यार का रिश्ता कायम हो चुका था। जब भी राजीव नैना से मिलने आते तो जया खुश हो जाता था। राजीव भी एक पिता की तरह उसे बहुत प्यार करते और उसका ख्याल रखते थे। धीरे धीरे
फिर नैना की जिंदगी में खुशियां भर गईं और नैना पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थी। हम अक्सर सोचते कुछ हैं और हो कुछ जाता है। नैना ने कभी नहीं सोचा था कि वो एक दिन अपना सब कुछ खोकर इस तरह किसी अजनबी के साथ गुमनामी की जिंदगी जिएगी। राजीव और नैना का रिश्ता समाज की नज़रों में गलत था, इसलिए नैना के भाइयों ने नैना से सारे रिश्ते खत्म कर दिए। लेकिन माँ तो माँ होती है। जब माँ को ये सब पता चला तो उन्होंने नैना को बहुत समझाया और उससे वादा लिया कि नैना राजीव की जिंदगी से दूर हो जाए। ऐसा नहीं है, नैना खुद इस रिश्ते में रहना चाहती थी। नैना ने बहुत कोशिश की मगर राजीव नैना का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। एक दिन नैना के पास किसी अनजान नंबर से फोन आया। नैना ने पूछा, हेलो, कौन हो आप? तो उधर से आवाज आई, मैं श्रीमती वसुधा राजीव शर्मा। और नैना चुप रही। पहचाना या याद दिलाऊं? वसुधा ने नैना से कहा। नैना ने कहा, जानती हूं मैं आपको। तो वसुधा कहने लगी, अगर जानती हो तो राजीव की जिंदगी से क्यों जुड़ी हो? पत्नी हूं मैं उनकी। अब ये मत कहना कि तुम्हारा राजीव से कोई रिश्ता नहीं है। देखो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम मेरे लिए मेरी छोटी बहन के जैसी हो। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वह सब पता है मुझे। और यकीन मानो, जब भी राजीव मुझे तुम्हारे साथ हुए हादसे के बारे में बताते, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती कि तुम्हारी जिंदगी में सब ठीक हो जाए, तुम खुश रहो। पर तब मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी खुशियाँ मेरी खुशियाँ छीन कर आएंगी। मैंने बहुत मुश्किल से राजीव को पाया है। हमारी शादी से पहले वो किसी और से प्यार करते थे। शादी के बाद भी वो उसके साथ थे। मैंने उसकी सारी कोशिशें की, मगर बहुत कोशिशें की कि उसे राजीव के मन से निकाल दूं, लेकिन नहीं निकाल पाई। और फिर उसके हौसले बढ़ते गए और मेरी हिम्मत कम होती गई। मैंने सब कुछ ईश्वर के हाथों छोड़ दिया। फिर मुझे पता चला कि राजीव तुमसे प्यार करने लगे हैं, और यह बात भी मुझे उसी ने बताई, क्योंकि अब राजीव उससे दूर हो रहे थे और उसे डर था कि वो राजीव को खो देगी। इसलिए उसने मुझसे यह सब कहा ताकि मैं तुम्हें राजीव से दूर करने की कोशिश करूं। मगर मुझे पता था कि वो सिर्फ मेरा इस्तेमाल करना चाहती है, इसलिए मैं चुप रही। मुझे खुशी थी कि उस महिला से राजीव दूर रहे, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा था। मुझे भरोसा था कि जो औरत अपना घर बचाने के लिए 10 साल तक घोर अत्याचार सह सकती है, वो किसी का घर बर्बाद नहीं कर सकती। मुझे तब से पता है जब तुम दोनों एक ही विद्यालय में थे। मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे लगा था कि राजीव बस उस महिला से दूर हो जाए। तुमसे मुझे कभी कोई खतरा महसूस नहीं हुआ, मगर अब हालात और हो गए हैं। राजीव की दीवानगी तुम्हारे लिए बढ़ती जा रही है। वो जब मेरे साथ होते हैं तो खुश नहीं होते, और कल तो हद हो गई। हम 3 महीने बाद मिले और उन्हें कोई खुशी नहीं थी, ना ही कोई उत्साह। और रात में सोते हुए भी वो बार बार तुम्हारा नाम ले रहे थे। कहते कहते वसुधा का गला भर आया। नैना कहे, किसी औरत के लिए इससे ज्यादा दुख की बात और क्या होगी नैना? उसका पति उसके सामने किसी और का दीवाना हुआ जा रहा है। राजीव ने मुझे कभी कोई कमी नहीं रखी, मेरी हर इच्छा पूरी की। बच्चों का भी बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं ना बच्चों से। कभी कोई मौका नहीं दिया कि मैं झगड़ा कर सकूं। मगर हमारा रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। नैना, मैं उनसे कुछ नहीं कह सकती, पर तुमसे विनती करती हूँ, हो सके तो अपनी बड़ी बहन का घर बचा लो। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है नैना। तुम्हें बहुत से राजीव मिलेंगे, मगर मेरे लिए एक ही पति है। हो सके तो मेरा पति मुझे वापस कर दो, दे दो बहन। कहकर वसुधा चुप हो गई। नैना सब चुपचाप सुनती रही। उसने कहा, देखो, मैं झूठ नहीं कहूंगी,
हम किसी रिश्ते में नहीं हैं, मगर यकीन मानो सब कुछ बस होता चला गया। मैं खुद कभी राजीव से नहीं जुड़ना चाहती थी, मगर मुझसे यह अपराध हुआ है। मैं माफ़ी तो नहीं मांगूंगी, क्योंकि शायद मैं इसके काबिल नहीं हूँ, पर हाँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं राजीव की ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मुझे बहुत दुख है कि मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू हैं। मुझे विश्वास था कि तुम मेरा साथ जरूर दोगी। वसुधा ने नैना को धन्यवाद दिया और फिर फोन रख दिया। नैना बहुत देर तक बैठी हुई पश्चाताप के आंसू बहाती रही। फिर उसने एक निर्णय लिया और राजीव को फोन मिलाया। नैना कहने लगी, राजीव, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। इस रविवार समय है आपके पास? राजीव ने पूछा, क्या हुआ, कोई परेशानी है? नैना ने कहा, बस यूं ही। राजीव बोले, ठीक है, मैं टिकट करवा देता हूँ। और उसने जो नैना का भी टिकट करवा दिया। रविवार को नैना राजीव से मिलने पहुंच गई। राजीव बोले, क्या बात है, बहुत बेसब्र हूँ मिलने के लिए, इरादे तो ठीक हैं? नैना बोली, हाँ बिल्कुल ठीक है। आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना राजीव? राजीव बोला, हाँ। अब भी विश्वास नहीं है क्या? तो आजमा कर देख लो, राजीव ने हंसते हुए नैना को कहा। तो नैना कहने लगी, राजीव, हमने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय बिताया। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप देंगे मुझे? राजीव बोला, सब कुछ तुम्हारा है, तुम जान भी मांग लो, दे दूंगा। नैना कहने लगी, तो क्या आप मुझे मेरा सम्मान वापस दे सकते हैं? राजीव ने कहा, तुम्हारा सम्मान? किसकी इतनी हिम्मत है कि वो तुम्हारा अपमान करे? राजीव, नैना कहने लगी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ और ना ही मजाक सुनने के मूड में हूँ। तो राजीव बोला, अच्छा सॉरी बाबा, अब बताओ क्या बात है? नैना बोली, राजीव, भले ही हम एक दूसरे से कितना भी प्यार करते हो, पर समाज की नज़रों में हमारा रिश्ता गलत ही है ना? क्या लगती हूँ मैं आपकी? लोग ऐसे रिश्ते को रखेल कहते हैं। क्या यही नाम देना चाहते हैं आप मुझे? राजीव बोला, बस करो नैना। आवेश में आकर उसने जो नैना पर हाथ उठाने की कोशिश की। तो नैना बोली, रुक क्यों गए? मारिए थप्पड़, मारिए ना मुझे। राजीव बोला, नैना, तुम खुद के लिए इतना गंदा शब्द कैसे प्रयोग कर सकती हो? तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आई खुद को मेरी रखेल कहते हुए? प्यार करता हूं तुमसे, तन से, मन से और आत्मा से। तुम्हें कब विश्वास होगा मेरे प्यार का? नैना, आज तो तुमने मेरे प्यार पर कीचड़ उछाल दिया। तब नैना कहने लगी, प्यार? कौन सा प्यार है ये जो अपने जीवन साथी को अपमान दिलाए? कौन सा प्यार है ये जिसे समाज रखेल और अय्यासी का नाम देता है? नहीं राजीव, ये प्यार नहीं बल्कि आकर्षण है, जरूरत है। तो वो कहने लगा, राजीव, होगा आकर्षण तुम्हारे लिए, होगी जरूरत तुम्हारे लिए, लेकिन मेरे लिए जिंदगी हो तुम नैना, समझी? और हाँ, अगर तुम्हारा मन भर गया तो साफ कह सकती हो तुम्हें कोई और पसंद आ गया है तो बता दो। राजीव अब अपना आपा खो चुका था। नैना कहने लगी, मुझे कोई और पसंद आ गया? वाह राजीव वाह, आप पुरुषों के पास एक ही शस्त्र होता है ना, जब कुछ ना सूझे तो स्त्री का चरित्र निर्धारण कर देते हो। वो भी आप भी करने लगे। आपने एक पल में मेरे चरित्र पर उंगली उठा दी। नैना की आंखों में आंसू आ गए और वो बहुत गुस्से उसके चेहरे पर झलक रहा था। राजीव बोला, नैना सॉरी नैना, मैं गुस्से में कह गया। तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम जिंदगी हो मेरी। तुमने वो राजा और तोता की कहानी सुनी है ना, जिसमें राजा की जान तोते में होती है, वैसे ही मेरी जान तुम में है नैना। मैं एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्लीज समझो मेरी बात को। और रही बात आकर्षण की, तो 3 साल हो गए हमें एक साथ। इस तरह आकर्षण होता तो क्या तुम्हें पा लेने के बाद खत्म नहीं हो गया होता? तुम प्यार हो मेरा, जिंदगी हो मेरी नैना। नैना कहने लगी, हाँ राजीव, प्यार हूँ मैं आपका, जिंदगी हूँ मैं आपकी, इसलिए मुझे इतनी जिल्लत भरी जिंदगी देना चाहते हैं आप? कल को जय बड़ा होकर हमारा रिश्ता पूछेगा, तब क्या कहेंगे हम? समाज क्या कहेगा कि ये राजीव की रखेल?
कुछ पैसों के लिए राजीव के साथ रहने वाली 2 कौड़ी की औरत। मगर आप जानते हैं कि मैं ऐसी नहीं हूँ। मैंने आपसे पैसे के लिए कभी रिश्ता नहीं रखा, ना ही कभी आपके पैसे के लिए जो मुझे कुछ करना पड़ा मैंने कभी नहीं मांगा। मुझे इस दाग के साथ नहीं जीना राजीव। नैना अब हाथ जोड़कर रोने लगी। राजीव बोला, नैना तुम जानती हो मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। प्लीज चुप हो जाओ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कोई तुम्हें मेरी रखेल कहे यह मैं कभी नहीं होने दूंगा। अब दोनों काफी देर तक एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते रहे। शाम को राजीव ने नैना से मंदिर चलने के लिए कहा। दोनों मंदिर गए और वहीं पास में नदी के किनारे सीढ़ियों पर नैना को बिठाकर राजीव कहीं चले गए। थोड़ी देर वो वापस आए और फिर दोनों घाट पर चुपचाप बैठे रहे। नैना की आंखों से आंसू बह रहे थे। राजीव ने कहा, नैना प्लीज चुप हो जाओ, तुम्हारा एक एक आंसू मेरा सीना छलनी कर रहा है। तो नैना कहने लगी, ठीक है राजीव, आपको याद है रिश्ते की शुरुआत में एक दूसरे को हमने वादा किया था, अगर हमारे रिश्ते की वजह से किसी के भी जीवन में कोई परेशानी आई तो हम ये रिश्ता मुस्कुराकर उसी मोड़ पर ख़त्म कर देंगे। आज मैं इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहती हूँ। राजीव ने पूछा, मगर क्यों, कैसी परेशानी है, किसे परेशानी है? नैना ने कहा, हमने भी तय किया था ना, कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। तो मैं तुम्हारे अकेले नहीं छोड़ सकता। राजीव कहने लगा, नैना इस तरह कैसे मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं? आज तुम्हारे साथ ना तुम्हारा मायका है और ना ही ससुराल, ऐसे में मैं कैसे छोड़ दूं? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। नैना ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजीव ने थोड़ा जोर देकर कहा, देखो तो सही एक बार। नैना ने खोल कर देखा तो छोटे से गणेश जी की प्रतिमा थी। तो राजीव कहने लगा, नैना तुम गणेश जी को बहुत मानती हो ना, आज इनसे एक रिश्ता बना लो। तुम शायद भूल जाओ पर यह हर हाल में निभाएंगे वो रिश्ता। तुम अक्सर अनुज और मोनू के लिए रोती हो, पर उन्हें अब तुमसे कोई मतलब नहीं। इन्हें भाई बनाकर देखो, सबसे पहले आएंगे तुम्हारे लिए। ये लो कलावा और सिंदूर, बांध दो गणपति जी की कलाई पर राखी। गंगा मैया को साक्षी मानकर इन्हें पूरे दिल से भाई बना लो। नैना भावुक हो गई। उसने कलावा लिया और गणेश जी की कलाई पर बांध दिया। सिंदूर से एक छोटा सा टीका उनके माथे पर लगा दिया और उसकी आंखें खुशी से छलक उठी। राजीव कहने लगा, नैना अब ये तुम्हारे भाई गंगा मैया को साक्षी मानकर जो मैं भी तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ, कहकर राजीव ने जो नैना की मांग में सिंदूर भर दिया। नैना कहने लगी, आप पागल हो गए हैं क्या राजीव? क्या मजाक है ये? जिंदगी है ये हमारी, कोई पिक्चर नहीं कि सिंदूर लिया और भर दिया मांग में, हो गई शादी। शादी एक बहुत पवित्र रिश्ता है। नैना अब गुस्सा हो गई। तो राजीव कहने लगा, वही तो कर रहा हूँ कि शादी एक बहुत पवित्र रिश्ता है और आज हम बंध गए उस पवित्र रिश्ते में। क्या 2 शादियां नहीं की जा सकती? राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं। तुम तो बहुत मानती हो ना ईश्वर को। हमारे धर्म में कई ऐसे लोग रहे हैं जिनकी 2 या 2 से ज़्यादा पत्नी थी। आज से तुम मेरी पत्नी हो। नैना कहने लगी, ना तो आप भगवान हैं और ना हम उस युग में हैं जिसमें वो सब होता था। आज की तारीख में ये सब गुनाह है। कहकर नैना वहाँ से उठकर चल दी। घर आई और अपना सामान लिया और वापस जाने लगी और कहने लगी, राजीव यह हमारी आखिरी मुलाकात है, अब हमारे रास्ते अलग हैं। आज के बाद हम ना ही मिलेंगे और ना ही फ़ोन करेंगे। नैना यह कहकर जो आखिरी बार राजीव के गले से लग गई और कहने लगा, राजीव नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती नैना। अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। राजीव ने घबरा कर, जो उसकी आंखों में भी आंसू थे और वो घबरा रहा था। नैना ने कहा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। राजीव कहने लगा, नैना मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं जी नहीं सकूंगा। लेकिन नैना कुछ नहीं सुनी और वहाँ से निकल गई। आधे घंटे का रास्ता तय करके स्टेशन पहुंची थी कि एक अनजान नंबर से फ़ोन आया और मैडम
सर की तबीयत बहुत खराब है, हम उन्हें लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं। अगर हो सके तो आप भी हॉस्पिटल पहुंचे। सामने से अमरीश का फोन आया था। अमरीश राजीव का ड्राइवर था और उसने नैना को हॉस्पिटल का पता बताया। नैना घबराती हुई हॉस्पिटल पहुंची। नैना ने पूछा, कैसे हैं राजीव? तो अमरीश ने कहा, पता नहीं मैडम, अभी डॉक्टर लेकर गए हैं उनको। नैना ने अगला प्रश्न पूछा, हुआ क्या? अमरीश बोला, पता नहीं, आपके जाने के बाद सर रोते रहे, फिर एकदम से सीने में दर्द होने लगा। वो तो अच्छा हुआ जतिन सर आ गए, उनकी मदद से मैं सर को यहाँ ले आया हूँ। बार बार आपका नाम ले रहे थे, इसलिए आपको फ़ोन करके मैंने बताया। तब तक डॉक्टर आ गए। नैना ने घबराकर पूछा, क्या हुआ डॉक्टर, उन्हें अब कैसे हैं? तो डॉक्टर ने पूछा, आप उनकी? नैना खामोश रही। नैना को चुप देखकर अमरीश ने कहा, मैडम हैं हमारी सर जी की पत्नी। नैना ने अमरीश को देखा और फिर नजरें फेर ली। देखिए, इन्हें माइनर हार्ट अटैक हुआ है, डॉक्टर ने कहा, मगर ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यह सुनकर नैना के चेहरे का रंग उड़ गया, उसका कलेजा कांप गया। थोड़ी देर बाद जब वो राजीव से मिली तो राजीव ने उसे अपने गले से ऐसे लगा लिया जैसे लंबे समय बाद कोई बच्चा अपनी माँ से मिला हो। नैना, राजीव कहने लगे, नहीं जी सकता मैं तुम्हारे बिना, मेरी जिंदगी अब तुम्हारे हाथों में। तुम अगर गई तो नहीं जी पाऊंगा मैं। अगर जिंदा देखना चाहती हो तो आज के बाद मुझे छोड़कर जाने की बात मत करना। राजीव रोए जा रहे थे। नैना तो यह सुनकर जड़ हो चुकी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या कहे राजीव से। राजीव की ऐसी हालत देखकर उसने राजीव को गले से लगा लिया और कुछ नहीं कहा, बस दोनों के आंसू बहते रहे। एक दिन वहां रुककर नैना वापस चली आई। नैना रास्ते भर यही सोच रही थी, कोई उसे इतना प्यार करता है कि उसके बिना जीना नहीं चाहता, और ये सब तो बस फिल्मों में होता है, मगर उसने जो देखा उसे भी तो नहीं झुटलाया जा सकता। अब मैं क्या करूं? नैना सोचने लगी, कैसे समझाऊं राजीव को कि उनका और मेरा साथ आगे का नहीं हो सकता। नैना बड़ी परेशान थी। अब वो क्या करे, यही वह सोच रही थी। नैना जब वापस आ रही थी तब अमरीश उसे स्टेशन तक छोड़ने आया। नैना ने अमरीश से पूछा, अमरीश, तुमने डॉक्टर से ये क्यों कहा कि मैं राजीव की पत्नी हूँ? अमरीश बोला, मैडम, मैंने सर को आपके साथ भी देखा है और वसुधा मैडम के साथ भी। वो आपके साथ खुलकर हंसते हैं, बहुत खुश होते हैं आपके साथ, आपकी बातें करते रहते हैं। यह सबको पता है सर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आपके बिना वो जल बिन मछली की तरह तड़पते हैं, इसलिए मेरे मुंह से निकल गया, मुझे माफ कर दीजिए मैडम। नैना कहने लगी, ठीक है, तुम राजीव का ध्यान रखना, अगर कोई परेशानी हो तो मुझे कॉल कर देना, जरूर बताना मुझे। इतना कहकर नैना ट्रेन में चढ़ गई। वापस आकर 1-2 दिन नैना बहुत बेचैन रही, राजीव से लगातार संपर्क में रही। अब वो कुछ और उपाय सोच रही थी जिससे राजीव की जिंदगी से दूर जा सके। हर समय उसके दिमाग में यही चला करता कि कैसे राजीव से दूर जाए। तभी एक दिन वसुधा का फोन आया। नैना को लगा शायद वसुधा की सहायता ली जा सकती है, तो उसने कहा, हेलो। नैना ने कहा, बोलिए। तो वो कहने लगी, वसुधा, तुम कितनी बेशर्म हो, कितना गंदा खून है तुम्हारा। मैंने तुमसे कहा मेरे पति से दूर हो जाओ, मगर तुम उसके अगले ही दिन राजीव से मिलने चली गई, और तो और 2 दिन रुककर भी आई हो। रखेल बनकर जीने में मजा आ रहा है ना, इज्जत कहाँ रास आएगी तुम्हें? वसुधा गुस्से में बोले जा रही थी। नैना बोली, वसुधा, तुम गलत समझ रही हो, मैं राजीव के पास गई थी, मगर नैना अपनी बात भी पूरी नहीं कह पाई कि वसुधा ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, मगर क्या, राजीव से अलग हो गई तो तेरे खर्चे कौन उठाएगा? राजीव जो ऐश करवाते हैं वो कौन करवाएगा? जब सब मुफ्त में मिल रहा है तो क्यों दूर होगी तू उससे? वसुधा, नैना कहने लगी, मैं खुद नौकरी करती हूँ, मुझे उनके पैसे की ज़रूरत नहीं है। मैं उनसे मिलने गई थी क्योंकि मैं इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहती हूँ, मगर उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होने के कारण
मुझे वहाँ रुकना पड़ा। तो वसुधा कहने लगी, रिश्ता खत्म फोन पर भी किया जा सकता है नैना, जरूरी तो नहीं तुम वहाँ जाओ, सीधे कहो ना। और उन्हें भड़काने गई थी वहाँ मेरे खिलाफ। तो नैना कहने लगी, वसुधा मैंने तो उन्हें यह तक नहीं बताया कि हमारी बात हुई है। वसुधा देखो, मेरी बात को समझो, मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, मगर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं राजीव से दूर जाऊं। प्लीज मेरा साथ दो, नैना ने कहा। और बताओ क्या चाहती हो मुझसे, वसुधा ने गुस्से में कहा। तो नैना बोली, सबसे पहले तो तुम राजीव के साथ जाकर रहो, ताकि जब मैं उनसे दूर जाने की कोशिश करूं तो उन्हें अकेलापन ना लगे। तुम और बच्चे साथ रहेंगे तो वो सब भूल जाएंगे। वसुधा बोली, नहीं मैं नहीं जा सकती, बच्चों की पढ़ाई भी तो है। बच्चों की पढ़ाई, नैना कहने लगी, वहाँ भी हो सकती है, वहाँ भी स्कूल हैं। वसुधा बोली, ठीक है, उम्मीद है ये तुम्हारा कोई नया नाटक नहीं होगा। नैना कहने लगी, वसुधा मैं जब उनसे बात करना कम करूँगी तब उस समय को तुम अपने और बच्चों के साथ से भरना, शायद यही मेरा पश्चाताप होगा। और कहकर नैना ने फ़ोन रख दिया। अब नैना छोटी छोटी बात पर राजीव से झगड़ने लगती, अक्सर उसका फ़ोन नहीं उठाती, और जब नैना से बात करने के लिए वो किसी और के नंबर पर कॉल करते तो गुस्सा हो जाती। राजीव कहने लगती, मुझे और भी काम है, मुझे सिर्फ फ़ोन ही रह गया है क्या ज़िंदगी में। नैना के इस बदले बर्ताव को राजीव समझ नहीं पा रहे थे, पर परेशान बहुत थे। नैना ऐसे तड़पा तड़पा कर क्यों मार रही हो, राजीव कहने लगा, एक बार में ही मार दो ना जहर देकर। नैना कहने लगी, क्यों, मैं कोई हत्यारिन हूँ, आप अपने परिवार पर ध्यान दीजिए, मुझे मेरी जिम्मेदारी पूरी करने दीजिए। और इतना कहकर नैना ने फ़ोन रख दिया। राजीव को कुछ खटका, उन्होंने बहुत कोशिश की, पर नैना के बदले व्यवहार की वजह उनकी समझ में नहीं आ रही थी। नैना परेशान भी थी और दुखी भी, क्योंकि जिस तरह वो व्यवहार राजीव के साथ कर रही थी सचमुच वह बहुत दुखदाई था। तभी नैना के नंबर पर एक बहुत ही अनगल फोन आने लगे, और मैडम कितना लेती हो एक रात का, हमारी भी रात रंगीन कर दो कभी कभी, तो जो हमारे साथ भी आ जाओ। नैना कहती, कौन बदतमीज हो तुम, शर्म नहीं आती। नैना परेशान होकर फ़ोन काट देती, मगर फ़ोन नए नए नंबरों से बार बार आ रहे थे। उधर राजीव से जब नैना ने का बर्ताव बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह बिना नैना को बताए उससे मिलने आ गए। और नैना ने आश्चर्य से पूछा, राजीव इस तरह बिना बताए? तो राजीव बोला, क्यों, तुमसे मिलने नहीं आ सकता मैं, इतनी जल्दी सब खत्म करना चाहती हो तुम? तो वह कहने लगी, नहीं, आप मेरी इच्छा का सम्मान क्यों नहीं करते, नैना कहने लगी। राजीव ने कहा, करूँगा, पहले मुझे अंदर आने दो। नैना ने कहा, आइए बैठिए। राजीव ने पूछा, तुम्हारी वसुधा से कोई बात हुई है? नैना ने कहा, नहीं, मेरे पास तो वसुधा का कोई नंबर नहीं है। राजीव ने कहा, तो अब तुम झूठ भी बोलने लगी हो? तो नैना कहने लगी, क्यों, मैं झूठ क्यों बोलूँगी आपसे? नैना ने नजरें नीची कर ली, और फिर जो पिछले 6 सालों से जानता हूँ मैं तुम्हें नैना, राजीव कहने लगा, जब तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता तो क्यों कोशिश करती हो? तुम शायद भूल गई हो, तुम्हारे पास जो फ़ोन नंबर है वो पहचान पत्र से लिया था मैंने। जब तुम्हारे व्यवहार मेरे लिए बदला तो मुझे शक हुआ, इसलिए तुम्हारी कॉल डिटेल देखी। वसुधा का नंबर देखते ही मैं समझ गया कि मामला क्या है। वसुधा तक तो बात ठीक है, ये वसुधा का भाई क्यों तुम्हें बार बार कॉल कर रहा था, राजीव ने पूछा। तो नैना कहने लगी, वसुधा का भाई? नहीं, मैं उसे नहीं जानती, मेरी वसुधा से बात हुई है मगर उसके भाई से नहीं, नैना ने कहा। तो राजीव बोला, तुम्हारी कॉल डिटेल में उसका नंबर भी था और बहुत से अनजान नंबर थे, कहाँ कहाँ से फ़ोन आ रहे हैं तुम्हें, राजीव ने पूछा। राजीव, कुछ लोग मुझे फ़ोन करके परेशान कर रहे हैं, नैना कहने लगी, बहुत गंदे और भद्दे शब्द बोलते हैं। नैना की आंखों में आंसू आ गए। तो राजीव बोला, और मैडम यह सब कुछ अकेले सह रही हो, बताना भी जरूरी नहीं समझा? नैना, तुमने एक पल में मुझे इतना पराया कर दिया, 6 सालों का साथ बस 1 मिनट में ख़त्म करके चली गई हो तुम। जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी तो मैं हर पल तुम्हारे साथ था,
आज जब मुझे तुम्हारी जरूरत है तो तुम साथ छोड़ रही हो मेरा। मेरी नैना स्वार्थी तो नहीं थी। राजीव ने प्यार से नैना को समझाया। नैना बोली, नहीं राजीव, मैं स्वार्थी हूँ। मैंने अपने स्वार्थ के लिए वसुधा का घर बर्बाद कर दिया। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। मैं ऐसी नहीं थी राजीव। जाने अनजाने में मैं गुनहगार बन गई। मैं कसूरवार हो गई वसुधा की, आपके परिवार की। मैंने अपना सब कुछ अपने हाथों से ख़त्म कर लिया। मैं कितना गिर गई अपनी खुशियों के लिए। किसी और की खुशियाँ छीन ली मैंने। मुझे अब अपने किए कर्मों का प्रायश्चित करना होगा राजीव। मुझे आपसे दूर जाना होगा। प्लीज मुझे छोड़ दो अकेला मेरे हाल पर। नैना रोने लगी। राजीव बोला, अकेला छोड़ दो? क्या इसलिए साथ दिया था कि एक दिन बिल्कुल अकेला कर दूं? इससे अच्छा था मैं तुम्हारा साथ कभी ना देता। कम से कम मेरी वजह से तुम अपने भाई और अपनी माँ को तुमने खो दिया। और रही बात परिवार की, तुम्हारे बिना मेरा परिवार अधूरा है। जब मैं जिंदा ही नहीं रह सकता तुम्हारे बिना तो परिवार के साथ क्या न्याय करूँगा। राजीव ने जो नैना को समझाया और राजीव ने वसुधा के साथ कहने लगी, नैना मैं गलत कर रही हूँ। मैं कभी उससे नजरें नहीं मिला पाऊंगी। मैं कसूरवार हूँ उसकी। नैना रोने लगी। राजीव कहने लगा, बस करो नैना, तुम्हारा एक एक आंसू मेरा सीना भेद देता है। तुम जानती हो तुम्हारी आंखों में आंसू मैं नहीं देख सकता। फिर भी अच्छा, बाकी की बातें बाद में, पहले मेरे लिए बढ़िया सी चाय बनाओ, फिर बाहर चलते हैं खाना खाने। वैसे एक बात है, इन मोटी मोटी आंखों में आंसू आते हैं ना तो ये बहुत ही खूबसूरत हो जाती हैं। राजीव जो मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहने लगा। नैना चाय बनाने के लिए रसोई घर में गई। राजीव वहीं जाकर खड़े हो गए। वैसे राजीव ने पूछा, ये जय कहाँ है? शाम हो रही है, घर में होना चाहिए था। तो नैना ने कहा कि वो पड़ोस में उसके दोस्त का जन्मदिन है, वहीं गया है। थोड़ी देर में जय आ गया और राजीव को देखकर खुश हो गया। जय अब छठी कक्षा में था। शाम को तीनों बाहर खाना खाने गए। जय के सामने दोनों ने उस विषय पर कोई बात नहीं की। घर आकर नैना की तबीयत बहुत खराब हो गई। लगातार उसे उल्टियां हो रही थी। राजीव चिंतित होकर कहने लगा, लगता है खाना हजम नहीं हुआ। कहीं खाना खराब तो नहीं था? नैना घबरा उठी। नैना ने दादी माँ के नुस्खे में पढ़ा था कि प्याज का रस लेने से उल्टियां बंद हो जाती हैं। उसने वही किया और थोड़ी देर बाद आराम भी मिल गया। तो राजीव ने कहा, तो तुम डॉक्टर भी बन गई हो? तो राजीव, नैना कहने लगी, ये मजाक की बात नहीं है। मुझे इस बार पीरियड्स भी नहीं हुए। नैना ने थोड़ा डरते हुए कहा। तो राजीव कहने लगे, पहले क्यों नहीं बताया? रुको मैं अभी आता हूँ। और यह कहकर राजीव कहीं चले गए। वापसी में वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट लेकर आए। ये लो, सुबह चेक कर लेना और हर छोटी बात में इतना परेशान नहीं हुआ करो। राजीव ने नैना को समझाया। थोड़ी देर तक दोनों बातें करते रहे और फिर सो गए। सुबह नैना ने चेक किया तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। वो गर्भवती थी। राजीव ने कहा, क्या हुआ? राजीव ने पूछा तो नैना ने उसे बता दिया सारा सच। तो राजीव ने खुशी से नैना को गले लगा लिया और बोला, नैना मैं बहुत खुश हूँ। आज तुमने मुझे बहुत सारी खुशियाँ दे दी। नैना कहने लगी, राजीव आप पागल हैं क्या? मैं इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं ला सकती। लोग क्या कहेंगे? नाजायज? नहीं, मैं नहीं सुन सकती हूँ। यह वह काफ़ी है। आपको क्या पता कि मेरे सीने पर कितने तीर चलते हैं जब ख्याल आता है कि मैं रखेल लूँ आपकी। नैना अब गुस्से में कहने लगी। राजीव बोला, नैना खबरदार जो दोबारा खुद को इतनी गंदी गाली दी। पत्नी हो तुम मेरी। उस दिन भरा था ना तुम्हारी मांग में सिंदूर। तो नैना कहने लगी, मांग में सिंदूर भरने से पति पत्नी नहीं बन जाते राजीव। और मैंने सोच लिया है, मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। और नैना भी अपनी बात पर अड़िग थी। तो राजीव कहने लगे, नहीं नैना प्लीज ऐसा मत करो। मैं तुमसे विनती करता हूँ। बहुत मन्नतें मानी हैं मैंने इस दिन के लिए। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। तुम कहो तो तुम्हारे पाँव भी पड़ता हूँ। नैना कहने लगी, राजीव ये क्या कर रहे हो आप? आपको क्या हो गया है? नैना ने राजीव को संभालते हुए कहा।
तो न राजीव कहने लगा, इसे तुम मेरी आखिरी विनती समझना, प्लीज़ इस बच्चे को दुनिया में आने दो। राजीव की आंखों में अब आंसू बहने लगे। दोनों बैठकर काफ़ी देर तक एक दूसरे को समझाते रहे। नैना आज फिर दोहराए पर खड़ी थी। हालांकि निर्णय लेना उतना कठिन नहीं था, मगर दुविधा तो थी ही। अगले दिन राजीव नैना को डॉक्टर के पास लेकर गए, जहां डॉक्टर ने कहा कि शारीरिक रूप से नैना इस बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। अच्छा होगा कि आप अभी गर्भपात करवा लें, नहीं तो बाद में बहुत तकलीफ होगी। राजीव कहने लगा, नहीं डॉक्टर, हम गर्भपात नहीं करवाना चाहते। कृपया कोई इलाज बताइए जिससे यह बच्चा इस दुनिया में आ सके। तो डॉक्टर ने कहा, देखिए राजीव जी, आप गलत जिद कर रहे हैं। अगर आप इतना बड़ा रिस्क लेंगे तो आगे चलकर तकलीफ ही मिलेगी। लेकिन राजीव की बार बार विनती करने के बाद डॉक्टर ने थोड़ा सोचकर कहा, ठीक है, अगर शुरू के 4 महीने ठीक से निकल गए तो आगे सब ठीक होगा, मगर आपको इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। आई मीन कंप्लीट बेड रेस्ट देना होगा। कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन दे रही हूँ जो 3 महीने तक नियमित रूप से लगेंगे। खान पान और दवाइयाँ समय से होना चाहिए। राजीव कहने लगा, जी डॉक्टर, मैं पूरा ख्याल रखूँगा, और नैना को साथ लेकर घर आ गए। नैना कहने लगी, राजीव, अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया कि मैं इस बच्चे को जन्म देने के लिए पूरी तरह ठीक नहीं हूँ। मान जाइए और ये जिद छोड़ दीजिए। मैं नहीं चाहती कल को यही बच्चा हमारे रिश्ते पर सवाल उठाए, लोग उसे नाजायज कहें, और वो इस सब को सह नहीं पाएगा। और नैना बहुत ही भावुक हो गई थी। राजीव कहने लगा, मैंने कहा ना नैना, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब इस बारे में तुम कुछ नहीं कहोगी। हाँ, तैयारी कर लो, हमें कहीं जाना है। नैना ने पूछा, मगर कहाँ? राजीव बोला, वो तुम्हें पता चल जाएगा। सुबह सुबह तीनों एक साथ निकले, एक बहुत ही पवित्र शहर में, बहुत ही पवित्र स्थान पर। राजीव ने वहाँ नैना के साथ विधिवत तरीके से विवाह किया और कहने लगा, अब कोई नहीं कहेगा नाजायज, अब तुम मेरी पत्नी हो। राजीव ने कहा। तो नैना कहने लगी, सब मान भी लूं तो भी हम धोखा तो दे रहे हैं ना वसुधा को। नैना ने कहा। तो राजीव बोला, ठीक है, मैं वसुधा को सब सच सच बता दूंगा। नैना बोली, नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे, उसे बहुत दुख होगा। नैना ने राजीव को रोका और अगले दिन राजीव वापस चले गए। नैना को लगा कि अगर वो खुद को ख्याल नहीं रखेगी तो शायद यह बच्चा इस दुनिया में नहीं आ पाएगा, और वो लापरवाही बरतने लगी। दवाइयाँ भी नहीं खाती थी। अभी 1 महीना ही बीता था कि नैना को रक्तस्राव शुरू हो गया। नैना ने इस बारे में राजीव को कुछ नहीं बताया। 4 दिन तक हुए रक्तस्राव को नैना ने मासिक धर्म समझा और उसे लगा अब सब ठीक हो गया है। अगले दिन उसे स्कूल की तरफ से एक यात्रा पर जाना था, और किस्मत से उसी शहर में जहां राजीव रहते हैं। नैना पहुंची, अपना काम खत्म किया और फिर राजीव आ गए उसे लेने। दोनों साथ में घर आ गए। नैना कहने लगी, मुझे परसों फिर से जाना है, दूसरे विद्यालय में ड्यूटी है, पास के ही शहर में है। आजकल मोनू भी वहीं है और मम्मी भी। राजीव ने पूछा, तो तुम जाओगी मोनू के घर? नैना ने कहा, नहीं। तो नैना ने फिर बताया, पर मम्मी को बता दिया है कि मैं आ रही हूँ। राजीव ने कहा, मैं चलूँ तुम्हारे साथ? नैना बोली, नहीं, मैं चली जाऊँगी, बस टिकट बुक कर दो मेरा। और राजीव बोला, वो तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। और तीसरे दिन नैना वहाँ से जाने के लिए निकली। राजीव और नैना स्टेशन पहुँचे। ट्रेन भी समय से आ गई। जैसे ही नैना को ट्रेन में बिठाकर राजीव उसका सामान रखने लगे तो उन्होंने देखा वसुधा बच्चों और पापा के साथ जा रही थी। वसुधा यहाँ? कोई फोन भी नहीं किया, राजीव आश्चर्य से कहने लगा। तो नैना ने पूछा, कहाँ है वसुधा? तो राजीव ने नैना को दिखाया कि देखो वो जा रहे हैं सब। नैना बोली, हो सकता है आपसे मिलने आए होंगे, आप जाइए, मैं भी निकलती हूँ। राजीव बोला, ठीक है, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। और राजीव नैना को बाय बोलकर चला गया। राजीव जब घर पहुंचा तो वसुधा, बच्चे और पापा पहले ही घर पहुंच चुके थे। वसुधा ने गुस्से में पूछा, नैना आई थी? राजीव ने बिना झिझक के उत्तर दिया, हाँ। क्यों आई थी वो यहाँ? मेरा घर है,
होती कौन है वो इस घर में आने वाली? वसुधा गुस्से में कहने लगी। तो राजीव ने कहा, ये मेरा घर है वसुधा, यहाँ कौन आएगा और कौन नहीं यह मैं निश्चित करूंगा। वसुधा कहने लगी, मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी हर चीज पर अधिकार है मेरा, और आप पर भी। राजीव ने कहा, हाँ है, मगर मैं नैना से प्यार करता हूँ, उसके बिना नहीं रह सकता, मेरी जिंदगी नैना है। वसुधा के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई, उसे चक्कर आ गया। उसे लगा जैसे उस पर कोई वज्रपात हुआ है। अगर नैना से प्यार करते हैं तो आप तो मैं कौन हूँ? वसुधा गुस्से में चीखने लगी। और इतने सालों तक जो मुझ में कस्में वादे मुझसे किए हैं उनका क्या? इतना बड़ा धोखा क्यों दिया मुझे तुमने, बताइए ना। और वसुधा बिलक बिलक कर रोने लगी। राजीव कहने लगा, कभी नहीं सोचा था मैंने तुझे कोई धोखा नहीं दिया। वसुधा कहने लगी, मैंने भी नहीं सोचा था जिसे मैं अपना ईश्वर माना वो मुझे इस तरह दुत्कार देगा। मैंने क्या कमी रखी आपके लिए? कहाँ गलती हुई जो इतनी बड़ी सजा दे रहे हो मुझे? बताओ, कहाँ कमी रखी मैंने? क्या है उस नैना में जो मुझ में नहीं? वसुधा लगातार रोज जा रही थी। तभी जो उसके ससुर बोले, जो कि राजीव के पापा थे, उनसे अपनी बहू का रोना देखा नहीं गया। वो अपनी बहू और बेटे के बीच की परेशानी जो देखकर चिंतित होकर बाहर चले गए। वसुधा सारा दिन रोती रही, खाना भी नहीं खाया। राजीव ने कोशिश की खिलाने की, मगर उसने मना कर दिया। राजीव के पापा ने भी राजीव को काफ़ी समझाया और नैना से दूर रहने को कहा। उन्होंने कड़े शब्दों में राजीव को चेतावनी भी दे दी। वो भी बहुत परेशान हो चुके थे। कब तक बहू बेटे को इस तरह देखते? रात को सब अपने अपने कमरे में जाकर लेट गए। राजीव की आंखों में नींद नहीं थी। आज वो बहुत परेशान थे। तभी सीने में तेज दर्द की शिकायत हुई और आनन फानन में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ उन्हें कार्डियोलॉजी भेज दिया गया। रात भर सब परेशान रहे। अगले दिन दोपहर तक राजीव थोड़े ठीक हुए और रोते हुए अपने पापा से कहा, पापा मैं नैना के बिना नहीं रह सकता। राजीव की आंखों में आंसू बह रहे थे। नैना को इस विषय में कुछ पता नहीं था।